नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 60 नंबर सेट देखेंगे। इससे पहले सारे सेट 1 से लेके 59 तक हमारे दरोगा प्लेलिस्ट में ऐड है, जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरे विस्तार के साथ सारे सेट उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या होता है। तो हाइड्रोजन आयन मापने का पैमाना क्या होता है। ये पैमाना होता है पीएच पैमाना। ऑप्शन नंबर ए, क्या पीएच पैमाना। पीएच पैमाने की बात करें तो पीएच मान यानी पीएच स्केल ये दिया किसने, यह दिया सोरेनसेन ने। किसने दिया, सोरेनसेन ने पीएच स्केल दिया। कब, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में कहा जाता है किसी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयनों के सांद्र के व्युत्क्रम के लघु गणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच 7 से अगर कम होता है तो वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होता है। वहीं बात करें हमारा जो शरीर है वह 7.0 से लेकर 7.8 पीएच प्रसार के बीच कार्य करता है। वहीं बात करें वर्षा का, अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वह जो है अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, लार का पीएच मान होता है 6.5, दूध का पीएच मान होता है 6.4, मूत्र का पीएच मान होता है 6, शराब का पीएच मान होता है 2.8। वहीं बात करें सिरका का पीएच मान 2.4 और नींबू का पीएच मान 2.2। कितना, 2.2 होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल विद्युत का उत्पादन कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ये दोनों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल विद्युत का उत्पादन जल विद्युत से जो बिजली उत्पादन किया जाता है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करके किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं। ऑडियोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता नापते हैं, फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता नापते हैं, और ये पिकोमीटर तो पिकोमीटर से तरल पदार्थ का विशेष गुरुत्व नापते हैं, और वहीं पायरहीलियोमीटर इससे सौर विकिरण नापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है। तो यह एक समान त्वरण के साथ गिरती है। ऑप्शन नंबर डी। वहीं कहा जाता है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। तो हम लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अच्छा, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है। तो वर्षा जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वहीं संवेग को हम लोग जानते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास के और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग कहलाता है। यानी मास इंटू वेग, वेलोसिटी क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं मास का जो यूनिट इकाई क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका इकाई क्या हो गया, संवेग का इकाई हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वहीं बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह किसका होता है, यह बल का होता है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एन न्यूटन भी होता है। वहीं बात करें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये किसका होता है, यह कोणीय संवेग का होता है। किसका होता है, कोणीय संवेग का इकाई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इससे जो एग्जाम में आते हैं कि ज्योतीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसका कैंडेला होता है। क्या होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और वहीं चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है,
वेबर होता है। और प्रेरक का क्या होता है? प्रेरक का हेनरी क्या होता है? हेनरी यूनिट होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बात करें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये कौन बदलता है? बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन जो है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वहीं बात करें स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जल विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जल विद्युत संयंत्र में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दहन की बात करें। जब कोई पदार्थ को जलाते हैं, जब कोई मान लेते हैं सोडियम को हम लोग जलाते हैं, सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो निर्माण होगा Na2O और प्लस ऊष्मा और प्रकाश, प्लस ऊष्मा और प्रकाश। इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो जब सोडियम को जलाएंगे तो उसमें क्या चीज़ होगा? ऊष्मा का और प्रकाश का जो है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। और यह एक क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है क्योंकि ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। 8O16, उसके बाद 8O17 और 8O18, ये इसके 3 समस्थानिक हैं। वहीं बात कर लेते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो 20.93%, लगभग कह सकते हैं 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है। वहीं इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या कितना होता है? यानी परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। वहीं बात करें O3, O3 जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का अपरूप होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो विटामिन का विघटन नहीं होता। किसका? विटामिन का विघटन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सांस जब हम लोग लेते हैं तो लगभग 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.04% लेते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं 78%। कितना? जब हम लोग बाहर हवा छोड़ते हैं तब जो है ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, यानी 4% ऑक्सीजन शरीर जो है क्या कर लेती है? अंदर रख लेती है। और CO2, तो CO2 कितना छोड़ते हैं? तो 4.04%। और नाइट्रोजन सेम, जितना लेते हैं नाइट्रोजन उतना हम लोग बाहर छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में पाया जाता है प्रोटीन, RNA और DNA। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 केंद्रिका में प्रोटीन, RNA और DNA पाया जाता है। वहीं बात करें केंद्रिका, तो राइबोसोम के लिए RNA का संश्लेषण का कार्य करता है कौन? केंद्रिका करता है। केंद्रक में सहन ठोस घटनाएं केंद्रिका कहलाती है। केंद्रक में जो सघन ठोस घटनाएं होती है वह क्या कहलाती है? केंद्रिका कहलाती है। वहीं बात करें DNA की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रिका में प्रोटीन, RNA और DNA पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। क्या है? एक जटिल प्रोटीन होता है। वहीं बात करें हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है।
वहीं पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है। तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम होता है डीएनए, उसके बाद आरएनए, उसके बाद एमिनो एसिड और प्रोटीन। तो सबसे अधिक डीएनए, फिर आरएनए, फिर एमिनो एसिड और प्रोटीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो इस सबसे छोटा होता है परगना, उसके बाद सरकार और उसके बाद सूबा। ऑप्शन नंबर ए। परगना क्या होता है? तो परगना होता था प्रत्येक सरकार कई परगनों में बांटा गया, तो यानी सरकार को छोटे छोटे पार्ट में जो बांटा जाता था उसे परगना कहते थे। और सरकार, तो प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे जिसे सिकंदरा और मुफस्सिब ए मुफस्सिमा कहा जाता था। और यह जो है परगना का समूह होता था। और वहीं सूबा क्या होता था? तो सूबा जो है सरकार, सभी सरकार को मिला के सूबा का निर्माण होता है। सूबा मतलब प्रांत होता था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कलिंग विजय का वर्णन। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में। इसके शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। पहला शिलालेख में क्या चीज़ का वर्णन है? पशु निंदा की गई, पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा किया गया है। वहीं बात करें दूसरे शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। वहीं तीसरे शिलालेख में राजा ने अधिकारियों को क्या आदेश दिया कि वह हर पाँचवें वर्ष दौरे पर जाएं, और कुछ धार्मिक नियम का भी उल्लेख है। वहीं बात कर लेते हैं चौथे शिलालेख में जो है अकबर ने धम्म घोष की घोषणा किया है, धम्म घोष की घोषणा किया गया है। वहीं 5वें शिलालेख की बात करें तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है, वहीं 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है, 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। वहीं 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख है। और 10वें शिलालेख में अशोक ने यह आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की भलाई में सोचे और उससे सीधे कांटेक्ट में रहे। वहीं 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई, 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या। और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, और 13वें शिलालेख में देख लिए कलिंग युद्ध का वर्णन है। और वहीं 14वें शिलालेख जो इनका अंतिम शिलालेख है, इसमें क्या चीज़ का वर्णन है? तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। चलिए देखते अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। वहीं बात करें चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की राजधानी थी धारा। और सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ था? तो सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिरवाड़। कहाँ थी? अहिरवाड़। वहीं बात करें प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। और सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। चलिए बढ़ते। प्रश्न है अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो अरबों द्वारा सिंध का जो विजय किया गया उसकी जानकारी मिलती है चचनामा में। किसमें मिलती है? चचनामा में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। कौन थे? अली अहमद इसके लेखक थे। रेहला का लेखक, तो रेहला किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। वहीं किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। वहीं बात करें तारीख़ फरिश्ता की रचना मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने किया था। मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता की रचना किया था। कुछ और हम लोग समझ लेते हैं।
अच्छा आप लोग बताएं, अष्टधाई के लेखक पाणिनि, कौन थे? पाणिनि। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवाई। वहीं बात करें नीतिसार के लेखक, नीतिसार के लेखक जिसमें गुप्तकालीन प्रजातंत्र का पर केंद्रित था, कामंदक था। कौन था? कामंदक इसके लेखक थे। वहीं बात करें कृत्यार्जुनम, इसके लेखक कौन थे? भारवी थे। अमरकोश का रचना अमर सिंह ने किया था। वहीं ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था और कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखा गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसके संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर। ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? विलियम विल्सन हंटर थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में स्थित है। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। इसका नाम सलीम किस लिए रखा गया? तो अकबर जो है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे इसका नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। वहीं जहांगीर, तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीरी, जिसका शुरुआत किया था जहांगीर ने, लेकिन इसे पूरा किसने किया? इसे पूरा किया मोतबिंद खान ने। किसने? मोतबिंद खान ने इसे पूरा किया। आप लोग जानते होंगे जहांगीर ने खुसरो की सहायता के लिए 5वें सुख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। वहीं बात करें जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार कौन थे? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। वहीं बात करें जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया था। वहीं जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने करवाया। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया? नूरजहां ने कराया। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये जहांगीर ने ही लगाया था। ऑप्शन नंबर डी। किसने? जहांगीर ने ही लगवाया था, जबकि यह खुद नशेड़ी था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। तो शिवाजी के शासन में सुमंत पद विदेश मंत्री से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वहीं जो है आमत्य क्या होता था? शिवाजी के समय में आमत्य होता था राज्य की आय और व्यय की देखभाल करने वाला। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करने वालों को क्या कहा था? आमत्य कहा जाता है। वहीं बात करें पंडित राव, यह विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश जो होता था यह राज्य के समस्त दीवाने एवं फौजदारी मामलों को निपटाता था। वहीं सचिव या जिसे सुरू नसीब कहा जाता था, यह क्या होता था? तो राजा के पत्रों की भाषा एवं शैली को ठीक करता था। और मंत्री तो राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करना इसका काम होता था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो करजन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन जिसकी घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और यह लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। वहीं इसके कुछ प्रमुख कार्य भी किए इन्होंने, करजन ने प्रमुख कार्य भी किए। इनके समय में सिंचाई आयोग की स्थापना हुआ, रेलवे आयोग की स्थापना हुआ, पुलिस आयोग की स्थापना हुआ, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुआ। वहीं इन्होंने प्राचीन स्मारक अधिनियम भी लागू किया था। तो ये सारे इसके प्रमुख कार्य थे। लेकिन भारत विरोधी कार्यों की बात करें तो बंगाल विभाजन प्रमुख था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र इसके संपादक थे के.एन. नटराजन। कौन थे? के.एन. नटराजन थे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें डी के कर्वे की बात करें तो इन्होंने इसकी प्रमुख जो है एक कृति थी आत्मचरित्र। कौन थी? आत्मचरित्र, जो मद्रासी भाषा में था।
जो मद्रासी भाषा में था। वहीं बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारका भूषण के द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया था। किसका? सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये किसने अपनाया था? ये अपनाया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने अपनाया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाया था। वहीं सहायक संधि जो किसने अपनाया था? तो वेलेजली के द्वारा सहायक संधि नीति अपनाई गई थी। वहीं आप लोग जानते होंगे हड़प्पन की नीति डलहौजी के समय, व्यपगत सिद्धांत डलहौजी के समय। वहीं बात करें कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब्स के तहत सतारा को कब मिलाया था डलहौजी ने? तो सतारा को मिलाया था कब? 1848 ईस्वी में। वहीं जैतपुर और संभलपुर ये दोनों को मिलाया था 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में। वहीं सहायक संधि के तहत वेलेजली ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किसने किया था? हैदराबाद ने स्वीकार किया था। कब? 1798 में। उसके बाद मैसूर ने 1799 के अक्टूबर में ही तंजौर ने भी स्वीकार किया था। वहीं अवध को कब मिलाया गया सहायक संधि के तहत? 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में मिलाया गया था। वहीं हेस्टिंग की बात करें तो इसी के समय में संगोली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना, इसकी स्थापना किया था मास्टर सूर्यसेन ने, डॉक्टर सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? सूर्यसेन ने। और इसकी स्थापना कब किया था? 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। वहीं 1930 ईस्वी में ही चटगांव शस्त्रागार कांड भी हुआ था, जिसके मुख्य जो प्रायोजक कौन थे? सूर्यसेन ही थे। कौन थे? सूर्यसेन ही थे। वहीं आप लोग जानते होंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। वहीं बात करें कैप्टन मोहन सिंह, तो आईएनए का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो में किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था उसमें वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर बी। रॉलेट एक्ट यह जो है पारित कब हुआ था? तो यह जो है 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा गया था। इसके तहत बिना वकील, इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। वहीं इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। इसी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। और इसी के एवज में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक जनसभा एकत्रित हुई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और लगभग उसके अनुसार सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि लगभग 1000 लोगों से अधिक की मृत्यु हुई थी। इसे ही जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के हेतु मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उस समिति में सदस्य कौन कौन थे ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो उस कांग्रेस की तरफ से जो समिति बना था उसमें थे अध्यक्ष तो थे मदन मोहन मालवीय और सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर, ये सारे शामिल थे। चलिए दोस्तों, प्रश्न अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये किससे था? तो ये था राजनीतिक सुधार से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक सुधार से संबंधित था। वहीं बात करें अकाल से संबंधित एक आयोग था स्ट्रेची आयोग। ये जो है लैंसडाउन के समय में इसका गठन किया था, लैंसडाउन के समय। वहीं शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग का गठन किया गया था रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था
वहीं बात करें कृषि, तो हम लोग जानते हैं करजन के समय मनक्रिफ की अध्यक्षता में एक कृषि आयोग यानी सिंचाई आयोग की गठन किया गया था। चलिए दोस्तों देख, प्रश्न है, वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था, कहाँ पर? तो बम्बई में क्या था? ऑप्शन नंबर बी, जिसे शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है। शाही नौसेना विद्रोह यह शुरू हुआ था 18 फरवरी 1946 से, 18 फरवरी 1946 से, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्ल भेदी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया था। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। और यह बम्बई में जो हुआ था, बम्बई में पटेल और जिन्ना के सलाह पर नाविकों ने आत्मसमर्पण किया था 24 फरवरी 1946 को। और क्या कहते हुए? हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो कहाँ के नाविकों ने? तो बम्बई के नाविकों ने। ये भी क्वेश्चन आता है, तो कहाँ के? तो बम्बई के HMIS तलवार के नाविकों ने। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो सेवा सदन की स्थापना बहराम जी M मालावारी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें रामाबाई, तो रामाबाई ने शारदा सदन की स्थापना किया था। किसका? शारदा सदन की स्थापना किया था। वहीं बात करें ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले हम लोग जानते हैं बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। किसका? बालिका विद्यालय की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, नायकादा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नायकादा विद्रोह यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। वहीं कुछ प्रमुख विद्रोह और उसका क्षेत्र और प्रमुख नेता हम लोग जान लेते हैं। सन्यासी विद्रोह इसका क्षेत्र था बिहार, बंगाल और बिहार इसका क्षेत्र था। इसके प्रमुख जो नेता थे वह केना सरकार। कौन थे? केना सरकार। फकीर विद्रोह बंगाल से ही संबंधित था। इसके प्रमुख नेता थे मजनू शाह। कौन थे? मजनू शाह। चुआर विद्रोह इसका भी संबंध बंगाल से था। इसके नेता थे रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह। वहीं बात करें अहोम विद्रोह, इसका क्षेत्र था असम और इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। वहीं पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र था असम और उसके नेता थे टीपू। वहीं बात करें कोल विद्रोह, इसका संबंध क्षेत्र था छोटा नागपुर, झारखंड और इसके नेता थे गोवर्धन कुंवर। वहीं बात करें नील विद्रोह, इसका भी संबंधित क्षेत्र था बंगाल, इसके नेता थे दिगंबर। और कूका विद्रोह जिसका क्षेत्र था पंजाब और उसके नेता थे जवाहर मल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में से सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? तो सबसे ज़्यादा समय तक रही थी सतारा सरकार। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ की सरकार रही थी? सतारा की सरकार रही थी। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, जिसमें बलिया में किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार जो है समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। वहीं बात करें बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना हुआ था। किसका? जातीय सरकार की स्थापना हुआ था। वहीं सतारा में भी सरकार का स्थापना हुआ था, जो कब तक चला था? जो 1945 तक चला था। 1945 तक चला था। किसके नेतृत्व में? यशवंतराव चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। ये दोनों याद रखना है आपको। सबसे अधिक समय तक सतारा में, बलिया में भी हुआ था। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे। और बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में भी समानांतर सरकार, जातीय सरकार का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजद्रोह सभा अधिनियम यह 1911 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी 1911 में। इससे पहले 1907 ईस्वी में भी राजद्रोह की रोकथाम अधिनियम पारित हुआ था।
राजद्रोह की रोकथाम अधिनियम पारित हुआ था, जिसे 1911 में निरस्त करके राजद्रोह सभा अधिनियम बनाया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है 20 वर्षों तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो यह वक्तव्य दिया गया था किनके द्वारा? तो ये दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय के द्वारा, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और विरोध करने के दौरान इन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके कारण इनकी देहांत हो गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, उसमें हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था पटेल ने। इसमें मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था और गांव में आयोजित होने वाला यह पहला अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इसी त्रिपुरी अधिवेशन में जो है त्रिपुरी संकट हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये त्रिपुरी है कहाँ? तो त्रिपुरी गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। गलत कथन, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। ये गलत है, अधिकांश शासकों ने भाग नहीं लिया था। इस अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया। सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। ये भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित ना कर सका। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे गौरी शंकर सिंह, ये संबंधित नहीं थे। बाकी ये तीनों उससे संबंधित थे। बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इसकी शुरुआत किसने किया था? इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे तीसरा सत्याग्रही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो मनोनीत किया था दीप नारायण सिंह को। किसे किया था? दीप नारायण सिंह को। ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कब किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था 5 जुलाई 1930 ईस्वी को। कहाँ गिरफ्तार किया गया? छपरा में गिरफ्तार किया था। कहाँ? छपरा में गिरफ्तार किया था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग जानते होंगे कि इसका शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह समाप्त करके उसी दिन जो है इसकी शुरुआत किया गया था। अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ था? पूर्णतः यह समाप्त हुआ था जाकर 1934 में। यह 2 चरणों में था। एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब विफल हो गया तो उसके बाद फिर गांधी जी ने शुरू कर दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है की बात है? केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है। संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया। संविधान ने संविधान का ये भी सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के 1 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। 1 माह पूर्व नहीं, 14 दिन पूर्व। ये गलत है। नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ये भी गलत है। और बी नंबर भी हमको लग रहा है गलत है। तो क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा कथन सही है? तो कथन ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, कथन ए सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों में
के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उसे महाभियोग लाया जा सकता है उस पर, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और संसद उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ हो 2/3 सदस्यों द्वारा पारित करने के बाद ही प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव को जो है 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब जो है महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। और यह इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। किस में है? अनुच्छेद 61 में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी तीनों गलत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सुलेमित नहीं है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, ये गलत है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। द्विसदनात्मक यूएसए, ये भी गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। और द्विसदनात्मक, यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसका जो है 1 और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 1 और 3 गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कौन सा नहीं है? तो न्यायिक सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक सर्वोच्चता शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो किसके वेतन और भत्ते शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वहीं संचित निधि जिसका वर्णन अनुच्छेद 266 में है, 266 का 1 में है। चलिए समझ लेते हैं कि संचित निधि पर भारित व्यय क्या क्या है। तो राष्ट्रपति का वेतन यानी प्रेसिडेंट का वेतन, उसके बाद राज्यसभा सभापति और उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसका वेतन भत्ता और पेंशन, और ऐसा ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पे हो, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट और अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस भारत पर घोषित हो, वो सारे जो है संचित निधि से दिए जाते। कहाँ से? भारत के संचित निधि से, जिसका उल्लेख संविधान के 266(1) कौन सा अनुच्छेद में? 266 के 1 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की पूर्णावलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो पूर्णावलोकन शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये वर्णन है अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन नंबर डी। किस में है? अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 131 इसमें मूल अधिकार या आरंभिक अधिकार का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 132 अपीलीय मामले से यानी संवैधानिक मामले हेतु अपील करने का अधिकार का वर्णन है। वहीं 136 में क्या है? तो विशेष अपील सुनने का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 136 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है, तो चुनाव प्रचार कब समाप्त होता है? तो चुनाव प्रचार जो है या मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यानी चुनाव समाप्त मान लेते हैं शाम में 5 बजे होता है, तो उसके 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले वह समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस में है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 338 का बी में। अनुच्छेद 338 का बी में। ऑप्शन नंबर बी। 338 का बी और 342 के ए ये जोड़ा गया था। कब?
संविधान के 102वें संशोधन के तहत इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 338B और 242A। वहीं बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। कब? 1993 में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कौन सा शामिल नहीं होगा? तो पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य? तो रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति को हम लोग किस रूप में जानते हैं? रुपये की परिवर्तनीयता के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो ये कुंडलकुलम परियोजना यह तमिलनाडु में है। यह परमाणु रिएक्टर संयंत्र यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कुंडलकुलम और कलपक्कम ये दोनों कहाँ हैं? कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में। कर्नाटक में कैगा, कर्नाटक में कौन सा परियोजना? कैगा परियोजना। वहीं बात करें नरोरा परियोजना, यह कहाँ है? यह यूपी में। कहाँ? यूपी में। वहीं तारापुर जो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन था, यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। रावत भाटा राजस्थान में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो किस समिति का संबंध? वाई.वी. रेड्डी समिति का संबंध। वाई.वी. रेड्डी समिति का संबंध, ऑप्शन नंबर बी। वहीं उर्जित पटेल समिति का संबंध मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करना और मजबूत करने से संबंधित था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे हाथी भी पाए जाते हैं। पेरियार अभ्यारण्य ये है कहाँ? केरल में है। कहाँ है? केरल में। वहीं शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, जो गुजरात में है। जो कहाँ है? गुजरात में है। चलिए दोस्तों, और जंगली गधों के लिए कच्छ का रण, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? सौर शक्ति। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा पे विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत सौर ऊर्जा उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। सौर ऊर्जा प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। चलिए दोस्तों, और नवीनीकरणीय मतलब पुनः उसे या उत्पादन किया जाता है, और अनवीकरणीय जो समाप्त होने के कगार पर है, जैसे पेट्रोलियम किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो अनवीनीकरणीय। कोयला अनवीनीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो यानी कोयला और जीवाश्म ईंधन ये सारे को समाप्त होने का खतरा है, तो उससे क्या होगी? ऊर्जा संकट उत्पन्न होगी। और ऊर्जा संकट से बचने के लिए ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का जो है खोज किया जा रहा है, उसका जोर दिया जा रहा है, उसका महत्व अधिक दिया जा रहा है। तो ये था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद मई में 7 मई के आसपास मद्य निषेध का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग ये एडिटोरिया का पूरा सेट देखिए। इसके अलावा महेश बनवाल का आज शाम से उसका साइंस भी हम लोग 100 प्रश्न रोज देखेंगे, और ज्योग्राफी भी देखेंगे। लगभग हम लोग अप्रैल तक पूरा उस बुक को भी कंप्लीट कर लेंगे, और ये बुक एडिटोरिया वाला भी लगभग कंप्लीट होने वाला होगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी समझिए कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी होगी। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।